हेलो फ्रेंड्स, मैं पुष्पराज धाकड़ एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पीपी नर्सिंग अकेडमी पर आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं, आज का क्लास रहेगा हमारा कार्डियक मस्कुलर सिस्टम से रिलेटेड। तो एमएसएन पढ़ रहे हैं हम, कार्डियक मस्कुलर सिस्टम आज से स्टार्ट कर रहे हैं। एमएसएन में हम कार्डियक मस्कुलर सिस्टम के अंदर हम पढ़ेंगे फर्स्ट चीज़ आपका हाइपरटेंशन। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना वक्त गवाए हुए। तो हाइपरटेंशन क्या होता है आपका, इसका दूसरा नाम एसटीएन एंड एसटी, आपको एसटी और एसटीएन के नाम से भी आप इस हाइपरटेंशन को जानते हैं। ओके, तो इसके अंदर क्या है आपका, फर्स्टली हम इसका डेफिनेशन देखें, इधर से स्टार्ट करते हैं। हम डेफिनेशन से इसका स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट देखते हैं हम डेफिनेशन। इट इज डिफाइंड एज अ सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ग्रेटर देन और इक्वल 140 mmHg एंड डायस्टोलिक प्रेशर ग्रेटर देन 90 mmHg। तो डेफिनेशन में आपने देखा कि इसको क्या बोलते हैं हम, आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर अगर आपका 140 से अबव हो जाए, ग्रेटर देन या मोर देन 140 हो जाए, और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर आपका कितना हो जाए, आपका 90 से अबव हो जाए। कितना से अबव, देखिए इधर लिखा हुआ है हमने 90 से अबव, और इधर लिखा है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना 140 से अबव। तब आप उस कंडीशन को, ब्लड प्रेशर अगर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 140 से अबव हो जाता है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 90 से अबव हो जाता है, उस कंडीशन को आप बोलते हैं हाइपरटेंशन। ओके, क्या बोलते हैं, हाइपरटेंशन। नेक्स्ट हमने दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है इसका, इट इज ऑल्सो नॉन एज हाई ब्लड प्रेशर। क्या नाम से जानते हैं आप इसको, हाई ब्लड प्रेशर के नाम से ये जाना जाता है। ओके, नेक्स्ट देखा है आपने क्या, इट इज लॉन्ग टर्म कंडीशन। कैसी कंडीशन है आपका, लॉन्ग टर्म मेडिकल कंडीशन है। इट इज लॉन्ग टर्म मेडिकल कंडीशन इन विच द ब्लड प्रेशर इज इन द आर्टरीज परसिस्टेंटली एलिवेटेड। इसके अंदर क्या है आपका, जो हाइपरटेंशन है वो लॉन्ग टर्म कंडीशन है, ईजिली आपका ट्रीट नहीं होता है। इसमें क्या होता है, लाइफ लॉन्ग तक आपका मेडिसिन चलता है। ओके, या डाइटरी मैनेजमेंट आपको करना पड़ता है। अब आप इसमें देख सकते हैं क्या है आपका, आर्ट्रियल जो ब्लड प्रेशर है आपका, आर्टरी के अंदर, आर्ट्रियल ब्लड प्रेशर इन दी सेंस आर्टरी के अंदर जो ब्लड प्रेशर है बच्चा, वो क्या होता है आपका, परसिस्टेंटली एलिवेटेड, यानी कि लगातार बढ़ता रहता है। जब वो लगातार बढ़ेगा तब आप उसको क्या बोलते हैं, हाँ, हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन या एसटीएन या एसटी के नाम से आप जान सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इसके टाइप्स की बात करते हैं। टाइप्स क्या क्या है इसके। फर्स्ट टाइप है आपका प्री हाइपरटेंशन। ये किसके बेसिस पे, इसकी सीवियरिटी के बेसिस पे, हाइपरटेंशन कितना सीवियर है उसके बेसिस पर इसके टाइप्स देखेंगे तो वो कितने टाइप्स के हैं। तो इसकी सीवियरिटी के बेसिस पे आपका चार टाइप का होता है। प्री हाइपरटेंशन, आपका स्टेज फर्स्ट हाइपरटेंशन, स्टेज सेकंड हाइपरटेंशन एंड आपका होता है हाइपरटेंसिव क्राइसिस। 4 टाइप्स होते हैं अकॉर्डिंग टू इट्स सीवियरिटी। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं प्री हाइपरटेंशन क्या है। तो इसमें देखेंगे अ पर्सन्स ब्लड प्रेशर इज एलिवेटेड अबव, ध्यान रखना एलिवेटेड हो रहा है किससे, अबव नॉर्मल, बट नॉट कंसीडर्ड इन हाइपरटेंशन। समझे, ये क्या है आपका, आपको यहाँ पे जो नहीं दिखा होता, इधर प्रेशर लिखा हुआ है, ये इसको मैं इधर नीचे देता हूँ, प्रेशर। ओके, ये प्रेशर है। ओके, इसमें क्या है आपका, अ पर्सन्स ब्लड प्रेशर इज एलिवेटेड अबव नॉर्मल बट नॉट कंसीडर्ड इन हाइपरटेंशन। इट इज ऑल्सो नॉन एज हाई नॉर्मल ब्लड प्रेशर, किसी नाम से जानते हैं, हाई नॉर्मल ब्लड प्रेशर और बॉर्डरलाइन हाइपरटेंशन, किसके नाम से, और बॉर्डरलाइन हाइपरटेंशन। तो इस लाइन में हमने क्या देखा है आपका कि इसके अंदर प्री हाइपरटेंशन के अंदर ब्लड प्रेशर तो बढ़ता है, नॉर्मल से अधिक तो हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, बट आप उसको हाइपरटेंशन में या हाइपरटेंशन में कंसीडर नहीं करोगे, यानी कि हाइपरटेंशन का वो टाइप से नहीं रखेंगे। वो जस्ट पहले की कंडीशन है, हाइपरटेंशन होने के जस्ट पहले की कंडीशन जो होती है उसको बोलते हैं प्री हाइपरटेंशन। क्या बोलते हैं, प्री हाइपरटेंशन। इसका इसी बेसिस पर नाम भी रखा गया है। इसको आप क्या बोल सकते हैं, नॉर्मल, हाई नॉर्मल ब्लड प्रेशर, क्या बोल सकते हैं, हाई नॉर्मल ब्लड प्रेशर। दूसरा नाम क्या है इसका, बॉर्डर लाइन ब्लड प्रेशर। ये आपका एग्जाम में क्वेश्चन मिल जाता है कि बॉर्डर लाइन ब्लड प्रेशर किसको समझते हैं आप, तो बॉर्डर लाइन ब्लड प्रेशर इज अ प्री हाइपरटेंशन, यानी कि एक बॉर्डर पे है
लाइक आपका इंडिया एंड पाकिस्तान का बॉर्डर, इधर गए तो इंडिया, इधर गए तो पाकिस्तान। ओके, ऐसे ही आप इधर आए तो ये क्या हो जाएगा, प्री हाइपरटेंशन, और इधर गए तो आप डेंजरस जोन में चले जाओगे, किसमें, हाँ हाइपरटेंशन में। तो हाइपरटेंशन क्या है, प्री हाइपरटेंशन क्या है, ये जस्ट पहले की कंडीशन है, हाइपरटेंशन के जस्ट पहले की कंडीशन, और इसको हम बॉर्डर लाइन हाइपरटेंशन के नाम से जानते हैं। इसके अंदर ब्लड प्रेशर तो बढ़ता है बेटा, पर उतना नहीं बढ़ता है क्या उसको हाइपरटेंशन में कंसीडर कर सकें। क्योंकि हाइपरटेंशन में क्यों कंसीडर नहीं कर सकते, क्योंकि हमने डेफिनेशन में जो देखा था कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए, 140 होना चाहिए। कितना होना चाहिए बच्चा, 140, और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए आपका, ओनली 90। कितना होना चाहिए, 90। तब आप उसको क्या बोलोगे, हाइपरटेंशन बोलोगे। इसके अंदर कितना हो रहा है, जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है इसके अंदर प्री हाइपरटेंशन के अंदर 120 से लेके 139 तक, कितना, 120 टू 139 mm ऑफ Hg, और नेक्स्ट डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज 80 टू 89 mm Hg। ओके, तो आप इस वजह से इसमें अगर 140 हो जाता है 139 की जगह पे, तब आप उसको हाइपरटेंशन में कंसीडर कर सकते थे। बट आप 140 या तो 140 के बराबर रहे, यानी कि 140 रहे, या फिर 140 से अबव हो, तब आप हाइपरटेंशन कंसीडर कर सकते हैं। इसलिए आप इसको हाइपरटेंशन में कंसीडर नहीं करोगे प्री हाइपरटेंशन को। ओके, एक टाइप क्लियर हुआ। नेक्स्ट टाइप है आपका स्टेज फर्स्ट हाइपरटेंशन। क्या है, स्टेज फर्स्ट हाइपरटेंशन। तो स्टेज फर्स्ट हाइपरटेंशन बच्चा देखो इधर क्या लिखा है, इट इज स्टेज फर्स्ट हाइपरटेंशन इज सिस्टोलिक प्रेशर। क्या है, सिस्टोलिक प्रेशर रेंजिंग फ्रॉम 140 टू 159 mm ऑफ Hg। अब यहाँ पर देखना, ध्यान से देखना, स्टेज फर्स्ट में कितना है सिस्टोलिक प्रेशर, बेटा सिस्टोलिक प्रेशर कितने तक जा रहा है आपका, 140 टू 159 mm ऑफ Hg, एंड डायस्टोलिक प्रेशर रेंजिंग फ्रॉम 90 टू 99 mm ऑफ Hg। ओके, इट्स क्लियर। इसमें क्या, इसके अंदर क्या हो रहा है आपका, सिस्टोलिक प्रेशर 140 से 159 mm ऑफ Hg तक जाता है, एंड डायस्टोलिक प्रेशर का रेंजिंग रहता है आपका 90 टू 99, यानी कि 90 से 99 mm ऑफ Hg। तब आप इतना ब्लड प्रेशर आप मेजर करते हैं उस पेशेंट को, तो उस पेशेंट में बोल सकते हैं आप कौन सा हाइपरटेंशन है, स्टेज फर्स्ट हाइपरटेंशन। ओके बच्चा, यहाँ पे क्लियर हुआ। स्टेज फर्स्ट हाइपरटेंशन क्या है, स्टेज फर्स्ट हाइपरटेंशन इज जस्ट सिस्टोलिक प्रेशर रेंजिंग फ्रॉम 140 टू 159 एंड डायस्टोलिक प्रेशर रेंजिंग फ्रॉम 90 टू 99 mm ऑफ Hg। तब आप उसको बोलेंगे क्या, प्री स्टेज फर्स्ट हाइपरटेंशन। ओके, नेक्स्ट स्टेज सेकंड हाइपरटेंशन। ओके, स्टेज सेकंड हाइपरटेंशन में क्या होगा, इट इज मोर सीवियर हाइपरटेंशन। ये क्या है, सिंपल सी बात है, स्टेज सेकंड है तो क्या होगा, ये स्टेज फर्स्ट से वो कुछ ज़्यादा सीवियर होगा, यानी कुछ ज़्यादा खतरनाक होगा। ओके, नेक्स्ट क्या लिखा है इसमें, स्टेज सेकंड हाइपरटेंशन इज अ सिस्टोलिक प्रेशर मोर और इक्वल टू 160। कितना बेटा, 160। आपका सिस्टोलिक प्रेशर 160 हो या फिर 160 से ज़्यादा हो। ओके, और डायस्टोलिक प्रेशर इज मोर और इक्वल टू 100, मोर और इक्वल टू 100, तब आप उसको बोलेंगे क्या, स्टेज सेकंड हाइपरटेंशन। ओके, एक बार फिर से रिपीट करते हैं, इट इज मोर सीवियर हाइपरटेंशन, स्टेज सेकंड हाइपरटेंशन इज अ सिस्टोलिक प्रेशर या सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज मोर और इक्वल टू 100 mm ऑफ Hg, एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज मोर और इक्वल टू, 100 नहीं होगा, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 160 है, सिस्टोलिक प्रेशर कितना रहेगा, 160, एंड डायस्टोलिक प्रेशर मोर और इक्वल टू 100। डायस्टोलिक प्रेशर मोर और इक्वल टू 100 इज नॉन एज, आपका क्या बोलेंगे इसको, स्टेज सेकंड हाइपरटेंशन। ओके, नेक्स्ट आता है आपका लास्ट टाइप है बेटा, हाइपरटेंसिव क्राइसिस। क्या होगा, हाइपरटेंसिव क्राइसिस। हाइपरटेंसिव क्राइसिस में क्या होता है, सबसे ज़्यादा सीवियर हाइपरटेंशन है। इसमें क्या होगा, अब ब्लड प्रेशर मेजरमेंट हायर देन
180/120 mm of Hg is known as hypertensive crisis. It is a medical इमरजेंसी सिचुएशन रहती है और इसके अंदर क्या होता है, हमें अर्जेंट पर्सन को मेडिकल केयर देने की नीड रहती है। तो वही चीज़ इसमें लिखा होगा बेटा, a BP measurement higher than 180/120 mm of Hg, it is emergency situation। क्या है ये बेटा, इमरजेंसी सिचुएशन है that requires urgent medical care। इसके अंदर क्या होता है, अर्जेंट मेडिकल केयर देने की नीड रहती है। ओके, तो ये टाइप्स हो गए आपके किसकी बेसिस पे, इसकी सीवियरिटी के बेसिस पे। अब नेक्स्ट आपका हेडिंग दिख रहा है यहाँ पे आपको बच्चा, बेसिस ऑन इटियोलॉजी। क्या है, बेसिस ऑन इटियोलॉजी, हाइपरटेंशन के टाइप्स देखेंगे बेसिस ऑन दी इसकी इटियोलॉजी, किसकी वजह से कॉज होता है ये। और दूसरा क्या लिखे हैं आप, इटियोलॉजिकल फैक्टर, साथ ही साथ हम इसका इटियोलॉजिकल फैक्टर्स भी यहाँ पे देखने वाले हैं। ओके, तो फर्स्ट आपका इसमें भी 4 टाइप रहेंगे। ओके, 2 और नेक्स्ट टाइप रहते हैं तो वो हम बता देंगे बाद में, बट अभी कितना कम मेन उसके 4 टाइप्स पढ़ेंगे। ओके, फर्स्ट कौन सा आपका, प्राइमरी हाइपरटेंशन। कौन सा है, प्राइमरी हाइपरटेंशन। इसके अंदर क्या है बेटा, द रीजन फॉर द एलिवेशन ऑफ इन बीपी इज अननोन। ओके, इसके अंदर जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है वो क्या होता है, रीजन अननोन रहता है, उसका हमें पता नहीं रहता, इडियोपैथिक कॉज होता है। ओके, तो इसके अंदर ये आपका ये 90 to 95% पॉपुलेशन में आपका प्राइमरी हाइपरटेंशन पाया जाता है। कितना, 90 to 95% पॉपुलेशन, ऑल वर्ल्ड की 90 to 95% पॉपुलेशन आपका प्राइमरी हाइपरटेंशन से सफ़र करती है। ओके, नेक्स्ट इसके कॉजेस या रिस्क फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, पता तो नहीं रहता है हमें एक्चुअली इसका कॉज क्या है, बट इसके हम देख सकते हैं कि रिस्क फैक्टर या कॉजेस क्या हो सकते हैं। तो इनमें से कोई भी हो सकता है, जैसे कि आपका फैमिली हिस्ट्री। फर्स्ट क्या हो सकता है, फैमिली हिस्ट्री। पहले किसी की फैमिली में, लाइक मान लीजिए मैं पेशेंट हूँ तो मेरे फैमिली में पहले कभी कोई हाइपरटेंशन का पेशेंट रहा हो तो उसमें चांस है कि मुझे प्राइमरी हाइपरटेंशन हो सकता है। ओके, नेक्स्ट है आर्टेरियल डीजनरेशन। आर्टेरियल डीजनरेशन की कंडीशन में भी आपका प्राइमरी हाइपरटेंशन कॉज हो सकता है। नेक्स्ट आपका है प्रोलॉन्ग्ड मेंटल टेंशन। कोई पर्सन बहुत ज़्यादा टेंशन लेता है, उसकी वजह से भी हाइपरटेंशन कॉज हो सकता है। नेक्स्ट है आपका हार्मोनल डिसबैलेंस या हार्मोनल या मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस, यानी कि आपके हार्मोनल चेंजेस आते हों या फिर आपका मेटाबॉलिक सिस्टम सही से काम नहीं कर रहा हो, यानी कि मेटाबॉलिज्म सही से नहीं हो रहा हो, उसके अंदर डिस्टर्बेंस हो, तब भी आपको कौन सा हाइपरटेंशन कॉज हो सकता है, प्राइमरी हाइपरटेंशन। ओके, समझ में आया बेटा आपको प्राइमरी हाइपरटेंशन क्या है। इसके जो प्राइमरी हाइपरटेंशन वो हाइपरटेंशन होता है जिसमें हमें पर्सन के जो कॉज हुआ है हाइपरटेंशन उसका नहीं पता रहता है, अननोन कॉज रहता है, और इस 90 to 95% पॉपुलेशन इस हाइपरटेंशन से सफ़र करती है। ये थोड़ा लेस सीवियर रहता है, यानी कि इसकी रेंजिंग ज़्यादा नहीं रहती है, बहुत ज़्यादा इसमें बीपी एलिवेटेड नहीं रहता है, इसलिए इसको कम सीवियर के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि लेस सीवियर हाइपरटेंशन रहता है ये। ओके, नेक्स्ट सेकेंडरी हाइपरटेंशन। आपका दूसरा टाइप है क्या है, सेकेंडरी हाइपरटेंशन। दिस रीजन द रीजन फॉर द एलिवेशन इन ब्लड प्रेशर इज आइडेंटिफाइड। आपका इसके अंदर जो सेकेंडरी हाइपरटेंशन जो होता है उसके अंदर जो हाइपरटेंशन कॉज हो रहा है, यानी कि ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, उसका रीजन हमें पता रहता है, आइडेंटिफाइड रहता है। 5 to 10% पॉपुलेशन, बेटा ज़्यादा देना, 5 to 10% पॉपुलेशन इस हाइपरटेंशन से सफ़र करती है। ओके, एक किस वजह से हो सकता है, सेकेंडरी मतलब फर्स्ट हैंड नहीं है, सेकेंड हैंड है। क्या है, सेकेंड हैंड। तो यानी कि अब किसी दूसरी वजह से हाइपरटेंशन कॉज हो रहा है, यानी कि पहले कोई रीजन है, कोई डिसीज हो सकती है, कोई भी कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन हो सकता है, उनकी वजह से अगर किसी पर्सन को हाइपरटेंशन होता है उसको बोलते हैं हम सेकेंडरी हाइपरटेंशन। तो इसके कॉजेस क्या क्या हो सकते हैं, ड्यू टू पैथोलॉजिकल कंडीशन, किसी भी बीमारी की वजह से यानी डिसीज कंडीशंस की वजह से ये हाइपरटेंशन हो सकता है। जैसे कि इसका एग्जांपल लिखें हम, क्या क्या, ड्यू टू किडनी डिसीज, आपकी रीनल में कोई भी डिसीज हो, जैसे कि आपका पाइलोनेफ्राइटिस, एग्जांपल यहाँ पे लिखें हम
पाइलोनेफ्राइटिस, और भी एग्जांपल यूटीआई हो सकता है, क्या आपका रीनल स्टोन हो सकता है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो सकता है, बहुत सारे एग्जांपल्स आ सकते हैं इसमें। मीन्स किडनी से रिलेटेड कोई भी डिसीज हो उसमें क्या होगा आपका ये हाइपरटेंशन कॉज हो सकता है। ओके, कौन सा हाइपरटेंशन? सेकेंडरी हाइपरटेंशन। अब आपको ध्यान रखना है, अगर किडनी के अंदर कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपका बीपी बढ़ता है, तब आप उसको बोलेंगे सेकेंडरी हाइपरटेंशन। ओके, नेक्स्ट वन इज ड्यू टू एंडोक्राइन डिसऑर्डर। आपके बॉडी के अंदर एंडोक्राइन सिस्टम है, तो एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर कोई भी डिसऑर्डर हो, जैसे कि आपका कुशिंग सिंड्रोम और आपका डायबिटीज मेलाइटस। ओके, डायबिटीज मेलाइटस एंड कुशिंग सिंड्रोम से क्या कर सकते हैं, आपका सेकेंडरी हाइपरटेंशन कॉज कर सकते हैं। ओके गाइस, नेक्स्ट है आपका क्या? कंजेनाइटल डिफॉर्मिटीज। क्या है? कंजेनाइटल डिफॉर्मिटीज। जैसा कि हमने बताया था, कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन या डिफॉर्मिटीज की वजह से भी आपका सेकेंडरी हाइपरटेंशन कॉज हो सकता है। उसके अंदर क्या आएगा बेटा? रीनल आर्टरी ऑब्स्ट्रक्शन। अगर बाय द कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन या कंजेनाइटल डिफॉर्मिटीज आपके रीनल आर्टरी के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन आ जाते हैं, या मैं और ये सिर्फ जस्ट एग्जांपल, किसी भी वेसल्स के अंदर, किसी भी आर्टरी के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन आ जाते हैं या पेटेंटली वो क्या है ओपन नहीं है, तो आप क्या हो सकता है उसमें सेकेंडरी हाइपरटेंशन कॉज होगा ही होगा। ओके, ये समझ में आया? नेक्स्ट अदर कॉजेस क्या हो सकते हैं इसके? ये तो डिसीज कंडीशन हमने देख ली स्पेसिफिक। अब आपके अदर्स कॉजेस क्या हो सकते हैं सेकेंडरी हाइपरटेंशन के? ओके, तो इसमें देखेंगे हम कंजेनाइटल नैरोइंग ऑफ आयोटा। फर्स्ट है क्या? कंजेनाइटल नैरोइंग ऑफ आयोटा। देखो आपका यहाँ से हार्ट से आयोटा निकलता है, तो अगर आपका पेटेंट इसका वाइड है, पेटेंट इसका ये है, तो आप रास्ता पेटेंट है तो आराम से ब्लड फ्लो हो जाएगा, कोई प्रेशर नहीं पड़ेगा। ब्लड प्रेशर क्या होता है? ब्लड के द्वारा इन आर्टरी बॉल्स की दीवारों पर डाला गया प्रेशर ही क्या है? आपका ब्लड प्रेशर है, होता है। अब जब इसका रास्ता पूरा तरीके से खुला हुआ है, यानी नैरोइंग नहीं है, तो आराम से ब्लड जो फ्लो होगा तो कम ब्लड प्रेशर रहेगा। बट बाय द कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन अगर आयोटा आपका क्या हो जाए? नैरो हो जाए। क्या हो जाए? नैरो हो जाए, तो इन दीवारों पर, यहाँ इस जगह पर क्या होगा? ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, यानी कि ब्लड प्रेशर को फ्लो होने में क्या होगा? डिफिकल्टी होगा, यानी कि बैरियर्स आएंगे उसके अंदर, तो आपका बीपी जो ब्लड के द्वारा इन आर्टरीज की बॉल्स पे प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा, तो आपका बीपी इंक्रीज हो जाएगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। इसलिए हमने फर्स्ट कॉज लिखा है यहाँ पे क्या? कंजेनाइटल नैरोइंग ऑफ आयोटा। ओके, नेक्स्ट है आपका थायराइड और पैराथायराइड डिसीज। नेक्स्ट वन इज क्या है? थायराइड और पैराथायराइड डिसीज। थायराइड और पैराथायराइड डिसीज यानी कि आपके थायराइड एंड पैराथायराइड ग्लैंड है, उनके हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं, तो उसकी वजह से भी आपका क्या हो सकता है? सेकेंडरी हाइपरटेंशन कॉज हो सकता है। नेक्स्ट है आपका क्या? ड्रग इंड्यूस्ड। कोई भी ड्रग्स की वजह से, अगर ड्रग्स की वजह से आपका बीपी बढ़ता है तो आप उसको बोलेंगे ड्रग इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। ओके, कौन सा हाइपरटेंशन कॉज होता है? वो सेकेंडरी हाइपरटेंशन कॉज हो रहा है। नेक्स्ट है आपका बेटा न्यूरोलॉजिकल एंड डिसऑर्डर्स लाइक ब्रेन ट्यूमर एंड हेड इंजरी। आपके न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर या किसी के इसमें हेड में चोट लगा हुआ है, यानी कि हेड इंजरी हुआ है, या फिर ब्रेन ट्यूमर है, तो उनकी वजह से भी क्या होता है बेटा? हाइपरटेंशन कॉज होता है। और उस हाइपरटेंशन हम कौन सा हाइपरटेंशन बोलते हैं? सेकेंडरी हाइपरटेंशन। ओके, नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट क्या है आपका? व्हाइट कोट हाइपरटेंशन। आपका व्हाइट कोट हाइपरटेंशन में क्या आएगा? इट इज ड्यू टू एंजाइटी ओनली एट अ टाइम ऑफ मीजरिंग ब्लड प्रेशर बाय डॉक्टर एंड नर्स इन हॉस्पिटल्स एंड क्लिनिक्स। आपके किसी भी डॉक्टर्स या नर्स के द्वारा एप्रन पहने हुए अब हॉस्पिटल या क्लिनिक्स में हाइपरटेंशन यानी कि ब्लड प्रेशर को मेजर किया जाता है, तब उस पेशेंट को क्या होने लगती है? एंजाइटी होने लगती है, पेशेंट घबरा जाता है। उसकी वजह से, उस एंजाइटी की वजह से जो हाइपरटेंशन बढ़ता है उसको बोलते हैं, सॉरी ब्लड प्रेशर बढ़ता है, उसको बोलते हैं व्हाइट कोट हाइपरटेंशन। यानी कि व्हाइट कोट क्यों रखा है? क्योंकि नर्स एंड डॉक्टर्स हमेशा व्हाइट कोट यानी कि एप्रन पहनते हैं व्हाइट कलर का। ओके, आपका उस व्हाइट कोट को देखकर या फिर डॉक्टर से एंजाइटिक होकर या नर्स से एंजाइटिक होकर यानी कि घबरा कर उसका अगर किसी पर्सन का ब्लड प्रेशर बढ़ता है, उसको बोलेंगे हम क्या? व्हाइट कोट हाइपरटेंशन। ओके, नेक्स्ट वन इज बेटा प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन।
एट द टाइम ऑफ या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपका बीपी बढ़ता है, उसको बोलते हैं प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। ये किसकी वजह से बढ़ता है? क्योंकि प्रेगनेंसी टाइम पर या प्रेगनेंसी के दौरान कई सारे हार्मोनल एंड एंजाइम्स में क्या होता है, चेंजेस आ सकते हैं और इंक्रीज होता है हार्मोनल एंड एंजाइम्स का प्रोडक्शन। उसकी वजह से क्या होता है, आपका हाइपरटेंशन कॉज हो जाता है, तो उसको बोलते हैं प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। ओके, इतना समझ में आया आपका? यहाँ तक हमने देखा है क्या, डेफिनेशन, टाइप्स दो टाइप कैटेगरी में देखे हमने, एक तो इसका सीवियरिटी के बेसिस पर, एक इसका इटियोलॉजी के बेसिस पर। 4 टाइप्स हैं दोनों। 2 टाइप्स और होते हैं आपके इसमें अगर देखा जाएगा तो, मैलिग्नेंट एंड विनाइन हाइपरटेंशन। ओके, मैलिग्नेंट में यानी कि वो उसकी सीवियरिटी वेरी करती है, यानी बहुत ज़्यादा सीवियर परसिस्टेंटली बढ़ता जाता है, एलिवेटेड होता जाता है, और उसके अंदर विनाइन में कांस्टेंट रहता है, माइल्ड टू मॉडरेट में। ओके, तो आप उनको भी नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका बेटा रिस्क फैक्टर्स। क्या क्या रिस्क फैक्टर्स कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं आपके बीपी को बढ़ाने में या इंक्रीज करने में। ओके, तो आपको किन किन चीज़ों से बचना चाहिए उसके बारे में देखते हैं हम। एज, फर्स्ट क्या आएगा आपका, एज। जैसे जैसे एज बढ़ता है, मैंने यहाँ पर जो 90 to 95% पॉपुलेशन लिखी थी ना, वो अकॉर्डिंग टू एज ही है। हमेशा आप देखना, अगर 45 के अबव पर्सन होते हैं तो उनमें थोड़ा बहुत हाइपरटेंशन यानी कि प्राइमरी हाइपरटेंशन देखा जाता है, यानी कि उनका बीपी नॉर्मल से बढ़ा हुआ रहता है, इसलिए आप उसको बोलते हैं प्राइमरी हाइपरटेंशन। तो उनमें सबसे ज़्यादा प्राइमरी हाइपरटेंशन पाया जाता है, तो इसलिए हमने देखा क्या, फर्स्ट रिस्क फैक्टर क्या लिखे हैं आप, एज। ओके, सेकंड रिस्क फैक्टर है आपका बेटा एल्कोहल। क्या है, एल्कोहल। नेक्स्ट थर्ड वन इज आपको लाइट, ड्यू टू लाइट वजह से दिख नहीं रहा होगा, ये है आपका बेटा स्मोकिंग। क्या है, स्मोकिंग। ओके, नेक्स्ट वन इज जस्ट उसके बिलो में लिखा है बेटा जेंडर। आपका स्मोकिंग, अगर कोई बहुत ज़्यादा एक्सेसिव स्मोकिंग करता है उसकी वजह से बीपी बढ़ने के चांस रहते हैं। नेक्स्ट आपका जेंडर्स में भी डिफरेंशिएशन रहता है, आपका मेल्स का बीपी हमेशा इंक्रीज रहता है देन फीमेल्स के। ओके, नेक्स्ट इन क्यों रहता है वो, क्योंकि आपका हैवी डाइट्स वगैरह, हैवी वर्कआउट वगैरह की वजह से आपका मेल्स में बीपी इंक्रीज रहता है। ओके, नेक्स्ट वन इज बेटा फैमिली हिस्ट्री। अगर किसी फैमिली के अंदर पहले से कोई पीढ़ी दर पीढ़ी अगर ऐसे चलता आता है ना, जैसे पहले मेरे ग्रैंडफादर को अगर हाइपरटेंशन या फादर को हाइपरटेंशन हुआ, तो चांस है कि मुझ में और मेरे बच्चों में ये हाइपरटेंशन हो सकता है, तो आपका फैमिली हिस्ट्री भी इसके रिस्क फैक्टर्स में आते हैं। नेक्स्ट वन इज बेटा ओबेसिटी। ओबेसिटी एक मेन कॉज है हाइपरटेंशन का। अब जितना ओबीस सबसे ज़्यादा देखा जाता है ओबीस फीमेल्स या ओबीस मेल्स में ही सबसे ज़्यादा हाइपरटेंशन की ये डिसीज होती है, नहीं तो और अगर नॉर्मल रहेंगे तो उनमें कम चांस रहते हैं। अगर वेट कम रहेगा यानी ओबीस नहीं रहेंगे पर्सन्स तो उनमें कम चांस रहते हैं हाइपरटेंशन होने के। ओके, नेक्स्ट एक्सेसिव डाइटरी इनटेक ऑफ सोडियम। अगर आप अपनी डाइट में सोडियम का इंक्रीज लेवल बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, तब आप उसकी वजह से भी हाइपरटेंशन का शिकार हो सकते हैं। क्यों? आपका बेटा क्या करता है, सोडियम और वाटर, आपका ये समझिए आपको दोनों आपस में दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं। तो जहाँ जहाँ सोडियम रहता है वहाँ वहाँ वाटर रहता है, मीन सोडियम से बाइंड होकर चलता है, यानी जहाँ जिस जगह पर सोडियम रहेगा उसी जगह पर वाटर भी एक्सेसिव रहेगा। जहाँ जहाँ सोडियम एक्सेसिव यानी इंक्रीज रहेगा वहाँ आपका वाटर भी इंक्रीज हो जाएगा। तो आपके बॉडी के अंदर अगर वाटर बढ़ता है तो आपका फ्लूइड लेवल बढ़ जाता है और आर्टरीज वगैरह पर प्रेशर पड़ेगा, तो उसकी वजह से ये ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। तो आपका सोडियम मेन कॉज रहता है आपका। अगर सोडियम कम लेंगे तो आपका बीपी कम ही रहेगा, अगर ज़्यादा लेते हैं आप डाइट में तो सिंपल सी बात है वो ब्लड प्रेशर बढ़ने के चांस रहते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज स्ट्रेस। अगर आप अपने पर्सनल या कोई भी लाइफ है आपका, किसी भी प्रकार का टेंशन लेते हैं, किसी प्रकार का स्ट्रेस ले रहे हैं, उसकी वजह से भी आपका बीपी बढ़ने के चांस रहते हैं। तो ये सारे रिस्क फैक्टर्स हैं। ओके, तो इतने सारे रिस्क फैक्टर्स हैं। कॉजेस भी हमने इधर देख लिए हैं, उधर भी वो भी कॉजेस, ये कॉजेस देखे हैं, इधर कॉजेस देखे हैं, तो सारा आपका इसके अंदर का क्या कवर कर दिए हम, डेफिनेशन देखे हैं हाइपरटेंशन क्या होता है, और टाइप्स देखे हैं, और इसके इटियोलॉजिकल फैक्टर्स यानी कि कॉजेस क्या होते हैं। ओके, अब हम देखेंगे बेटा कि ये कॉज कैसे होता है, यानी कि पैथोफिजियोलॉजी। कॉजेस तो देख लिए, आपका कॉज कैसे होता है या मेंटेन कैसे होता है, बीपी कौन मेंटेन करता है और कैसे ये इंक्रीज हो जाता है। ओके, तो आपका देखिए 4 सिस्टम, 4 मैकेनिज्म आपके बीपी को मेंटेन करके रखते हैं। कौन कौन से बेटा? तो देखो, द नॉर्मल ब्लड प्रेशर इज मेंटेन बाय 4 मैकेनिज्म। कितने मैकेनिज्म? 4 मैकेनिज्म से ये
मेंटेन किया जाता है। कौन कौन सा आपका बेटा? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, फर्स्ट वन इज सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सेकंड एक्टिविटीज ऑफ रीनल सिस्टम, किसके द्वारा? एक्टिविटीज ऑफ रीनल सिस्टम। नेक्स्ट है बस्कुलर एंडोथेलियम, एक्टिविटीज ऑफ बस्कुलर एंडोथेलियम। नेक्स्ट क्या है? एक्टिविटीज ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। ओके, किसकी? एंडोक्राइन की। अब इसी के अंदर मैं चारों की एक्टिविटी बता दूंगा, इन चारों की क्या क्या एक्टिविटी है इसके अंदर। ओके, तो सबसे फर्स्टली क्या होता है, अरे जस्ट छोटा सा एग्जांपल आपको थ्योरी थोड़ा प्रैक्टिकली बताऊं मैं आपको। आपके हार्ट के अंदर आयोटा रहता है, कौन सा? आर्च ऑफ आयोटा। ओके, और आपको ये कैरोटिड आर्टरी। ओके, इन पर क्या पाए जाते हैं बेटा? बैरोरिसेप्टर्स पाए जाते हैं। क्या पाया जाता है? बैरोरिसेप्टर्स, आर्च ऑफ आयोटा में और आपका ये आर्टरी में, कैरोटिड आर्टरी में। जैसे ही आपका बीपी डाउन होता है या ड्यू टू किसी भी फैक्टर्स की वजह से ब्लड सप्लाई कम होता है, तो इनको बीपी बढ़ाना होता है, यानी कि हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाना है और आर्टरीज कॉन्ट्रैक्ट करवानी है, तो क्या करते हैं? ये मैसेज लेके आपके ब्रेन तक जाते हैं। कौन? बैरोरिसेप्टर मैसेज लेके आपका ब्रेन तक जाएंगे और ब्रेन क्या करेगा? वहाँ से आपका एसएनएस यानी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट कर देगा। जैसे ही सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट होगा तो वो आपका एड्रिनल आपका मैसेज भेजेगा। कौन? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, किसके पास में? हार्ट के पास में और वेसल्स के पास में। क्या मैसेज भेजेगा? कि आप हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा देगा और फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा, यानी तो कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा और आर्टरीज को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा। जब आर्टरीज आपकी कॉन्स्ट्रिक्ट होंगी और आपका हार्ट बहुत ज़्यादा बीट करने लगेगा, यानी बहुत ज़्यादा ब्लड आउटपुट करने लगेगा, यानी कार्डियक आउटपुट बढ़ा देगा, तो उसके अंदर प्रेशर बढ़ने लगेगा, आर्टरीज के अंदर प्रेशर एलिवेट होने लगेगा, यानी इंक्रीज होने लगेगा, तो वो हाइपरटेंशन कॉज हो जाता है। तो यहाँ पर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का है। तो आप देखिए इधर सबसे 4 एक्टिविटीज देख लेते हैं पहले, क्या क्या एक्टिविटीज है आपका। तो देखिए सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम भी वर्क करेगा इसमें, रीनल सिस्टम भी वर्क करेगा और आपका एंडोक्राइन सिस्टम और बस्कुलर एंडोथेलियम सिस्टम भी इसके अंदर आपका बेटा वर्क करता है। ओके, तो आपको धीरे हम एक एक करके इनका सबका ये चीज़ें देखेंगे क्या क्या कौन कौन सा सिस्टम वर्क कर रहा है। ओके, तो आपका देखो बस्कुलर एंडोथेलियम में क्या होता है आपका कुछ सब्सटेंस, जैसे कि आपका नाइट्रिक एसिड एंड एंडोथेलिन। क्या होता है? बस्कुलर एंडोथेलियम में नाइट्रिक एसिड एंड आपका एंडोथेलिन सब्सटेंस पाए जाते हैं। वो एंडोथेलिन या नाइट्रिक सब्सटेंस एसिड जो हैं वो कैसे होते हैं? आपका वैसो कॉन्ट्रैक्टर रहते हैं, यानी कि वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने वाले सब्सटेंस रहते हैं। तो वो तो डायरेक्टली आपका ये वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवा देते हैं। रही बात इन तीनों की, तो इनका हम देखते हैं इस चार्ट्स के थ्रू। ओके, ये आपका मेन पैथोफिजियोलॉजी है। लिवर, सबसे फर्स्ट ऑर्गन आपका आता है लिवर का कंट्रीब्यूशन। तो लिवर क्या करता है बेटा? एक हार्मोन रिलीज करता है। कौन सा हार्मोन? एंजियोटेंसिनोजन। कौन सा हार्मोन? एंजियोटेंसिनोजन। ओके, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी, हम बार बार रिपीट करेंगे। लिवर आपका एक हार्मोन रिलीज करता है एंजियोटेंसिनोजन। एंजियोटेंसिनोजन बेटा जाता है किसके पास में? किडनी के पास में। ओके, किसके पास जाता है बेटा? एक किडनी के पास में। किडनी के पास से क्या करता है ये? जस्ट 1 सेकेंड। ओके, किसके पास जाता है? किडनी के पास में। किडनी के पास से जाके क्या करता है? किडनी एंजियोटेंसिन कहाँ पे मिक्स हो जाएगा? ये ब्लड में मिक्स हो जाएगा। ये एंजियोटेंसिन कहाँ हो जाएगा? ब्लड में मिक्स हो जाएगा। और ये ब्लड कहाँ जाएगा बेटा? किडनी के पास जाएगा। किसके पास में? किडनी के पास में। किडनी के पास में जाके इसमें क्या मिल जाता है? किडनी क्या सीक्रेट करती है बेटा? रेनिन। क्या सीक्रेट करती है? आपका रेनिन हार्मोन। तो रेनिन हार्मोन कहाँ मिल जाएगा? इससे, एंजियोटेंसिनोजन से। एंजियोटेंसिनोजन रेनिन की प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि जो रेनिन है वो इसको एंजियोटेंसिनोजन को कन्वर्ट कर देता है। किस में? एंजियोटेंसिन फर्स्ट में। किस में? एंजियोटेंसिन फर्स्ट। ओके, जैसे ही आपका एंजियोटेंसिनोजन आपका एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट हुआ, तो ये जो एंजियोटेंसिन बाय द ब्लड कहाँ जाता है बेटा? लंग्स में। कहाँ जाएगा ये? लंग्स में। ओके, लंग्स में। तो जैसे ये लंग्स में पहुंचता है तो लंग्स के एल्वुलाइज में फिल रहता है आपका क्या? ACE, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। नाम से क्लियर हो रहा है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ऐसा एंजाइम जो
एंजियोटेंसिन को कन्वर्ट करता है। कौन सा एंजियोटेंसिन? एंजियोटेंसिन फर्स्ट को एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट कर देता है। किसमें? एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट करता है। कौन? आपका ACE। ओके, एक बार फिर से देख लें। लिवर ने कौन सा हार्मोन सीक्रेट किया? एंजियोटेंसिनोजन। एंजियोटेंसिनोजन किडनी के पास गया, किडनी ने इसको रेनिन दिया, रेनिन ने क्या किया? एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट कर दिया। एंजियोटेंसिन फर्स्ट लंग्स के पास गया, लंग्स ने क्या किया? ACE इसमें मिक्स कर दिया। ACE की प्रेजेंस में एंजियोटेंसिन फर्स्ट किस में कन्वर्ट हो गया? एंजियोटेंसिन सेकंड में। किस में बेटा? एंजियोटेंसिन सेकंड में। अब एंजियोटेंसिन सेकंड अपने रिसेप्टर्स पर बाइंड होकर क्या क्या एक्ट करता है वो भी देख लेते हैं। तो ये आपका 4 एक्ट करता है। क्या? 4 एक्ट। फर्स्टली करता है क्या? आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट कर देते हैं। किसको? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, स्टिमुलेशन ऑफ SNS, यानी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को ये स्टिमुलेट कर देगा। सेकेंडरी क्या करता है बेटा? ये वैसोडाइलेशन करवाता है, यानी वेसल्स को डायलेट करता है। ओके। थर्डली आप क्या करता है? एड्रिनल ग्लैंड पर वर्क करता है। क्या करता है? एड्रिनल ग्लैंड पर वर्क करता है। तो एड्रिनल ग्लैंड पर वर्क क्या करेगा आपका? जैसे आपका, अब देखिए इधर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आ गया, ये वाला सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम यहाँ पे इंक्लूड हो गया है, और आपका ये एंडोक्राइन सिस्टम यहाँ पे इंक्लूड हो गया, एंडोक्राइन सिस्टम एड्रिनल ग्लैंड से। ओके, तो हो गए। और इससे किडनी, रीनल सिस्टम इंक्लूड हो गया, यानी तीनों 4 सिस्टम आ गए ना इसमें। हाँ, तो फिर से देखिए आपका एंजियोटेंसिन ने स्टिमुलेशन कर दिया किसका? SNS का, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का। दूसरा वैसोडाइलेशन करवाया किसने? एंजियोटेंसिन सेकंड ने। नेक्स्ट एड्रिनल ग्लैंड पे पहुंच के इसने एल्डोस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट करवाया, और एल्डोस्टेरोन हार्मोन क्या करेगा आपका? ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर रिटेंशन एंड एक्सक्रीशन ऑफ द पोटेशियम। ओके, आपका एल्डोस्टेरोन हार्मोन का क्या काम रहता है? जैसे ही एल्डोस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट होता है वो कहाँ चला जाता है? आपका नेफ्रॉन्स के पास में ट्यूबुलर जो रीएब्जॉर्प्शन है, यानी जो रीएब्जॉर्प्शन है उसमें क्या कर देता है ये? रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड एक्सक्रीशन ऑफ पोटेशियम एंड वाटर रिटेंशन, इसको रोक देता है। क्या कर देता है? रोक देता है। ओके, यानी कि अगर इसको रीएब्जॉर्प्शन करवा देगा किसका? सोडियम का, सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन करवा देगा और पोटेशियम को बाहर निकाल देगा। जैसे ही सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन करवाएगा बेटा, तो आपकी बॉडी में वाटर का रिटेंशन होने लगेगा, क्योंकि पोटेशियम बाहर निकल गया। और मैंने बताया था सोडियम और वाटर दोनों भाई भाई हैं। जैसे ही सोडियम का आपका रीएब्जॉर्प्शन होगा, वैसे वैसे वाटर का भी बॉडी के अंदर रिटेंशन होने लगेगा, और वाटर का और रिटेंशन होगा तो आपका फ्लूइड का लेवल बढ़ जाएगा। और जैसे जितना पहले फ्लूइड फ्लो हो रहा था उस आर्टरी में, अब और ज़्यादा फ्लूइड जाएगा, यानी एक पाइप में जिसकी लिमिट है उससे ज़्यादा फ्लूइड अगर आप डालोगे तो BP आपका बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ओके, इसका एक रीजन ये हो गया। दूसरा रीजन क्या है? ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पर वर्क करता है। किस पर? पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पर। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड कौन क्या हार्मोन सीक्रेट करती है? ADH, एंटी डायरेटिक हार्मोन्स। कौन सा हार्मोन बेटा? ADH, एंटी डायरेटिक हार्मोन। ADH क्या करता है बेटा? जैसे कि डायरेटिक हार्मोन, डायरेटिक्स ड्रग्स देते हैं, उनका काम क्या रहता है? वाटर के आपका यूरिन के थ्रू बाहर निकलना, वाटर को रीअब्जॉर्प्शन को रोकना और यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट करना। ओके, यहाँ पे क्या करेगा? एंटी यानी अगेंस्ट करेगा, डायरेटिक्स के अगेंस्ट में वर्क करेगा। तो वहाँ पे क्या होगा? आपका रीएब्जॉर्प्शन ऑफ H2O, यानी कि वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होने लगेगा। कहाँ पर? कलेक्टिव डक्ट में। ADH हार्मोन क्या करवा देगा? कलेक्टिव डक्ट में वाटर के रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ा देगा, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में क्या होगा? फ्लूइड का लेवल बढ़ जाएगा। ओके, तब देखिए चारों के चारों सिस्टम क्या कर रहे हैं? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और वैसोडाइलेशन, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन, सॉरी यहाँ पे वैसोडाइलेशन नहीं होगा, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन होगा, जस्ट मिस्टेक, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन होगा। ओके, सॉरी फॉर दैट।
स्टिमुलेशन ऑफ एसएनएस और वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन, यानी कि जब आर्टरी आपका कॉन्स्ट्रिक्ट होंगी तभी तो बीपी बढ़ेगा। तो जैसे ही आर्टरी का साइज जैसे कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा उस टाइम पर, और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट हो जाएगा उस टाइम पर, और आपका एड्रिनल ग्लैंड ने एल्डोस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट किया और आपका वाटर के रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा दिया, और इधर भी एडीएच हार्मोन ने वाटर के रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा दिया। ये चारों फैक्टर्स मिलकर क्या कर देते हैं, आपका बीपी को इंक्रीज कर देते हैं फर्स्टली। और बहुत ज़्यादा बीपी इंक्रीज होता है तो शॉक की कंडीशन हो सकती है, और उससे ज़्यादा अगर प्रॉब्लम आती है तो आपका हार्ट फेल हो सकता है। क्या हो सकता है? हार्ट फेल हो सकता है, और आपका किडनी फेल भी कर सकता है। तो ये तो इसके कॉम्प्लिकेशन हो गए। हमें क्या देखना था मेनली, ब्लड प्रेशर कैसे बढ़ता है आपकी बॉडी में। तो ये आपका इस मैकेनिज्म के थ्रू आप समझ सकते हैं कि कैसे कैसे ब्लड प्रेशर बढ़ता है। आई होप आपको आज की क्लास समझ में आया होगा। तो प्लीज़ शेयर कर दें, लाइक करें अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो। आपको अगर नॉलेजेबल लग रहा है कि आपको नॉलेज कुछ मिला है इसमें से, तो आप शेयर कर दें प्लीज़ इसको, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करके बताइएगा कैसा क्लास लगा आपको। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे की प्रोसेस देखेंगे, जैसे कि आपका डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होंगे इसके, और मैनेजमेंट क्या होगा, वो देखेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। ओके गाइस, थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।